हर इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है और उसका अपना एक स्वप्न होता है, कल्पना होती है। तो आप बतलाएंगे कि जब आप फिल्मों में काम करने के लिए आए तो क्या आप में ये सब गुण मौजूद थे? देखिए, गुण तो मौजूद थे या नहीं ये तो पता नहीं, मगर जब भी शीशे के सामने जाया करता था तो लगता था कि मैं ही सुपरमैन हूँ। आजकल के शब्दों में जो सुपरमैन फिल्म में आती रहती हैं, तो फीलिंग तो यही होती थी कि ये दिलीप कुमार, राज कपूर और ये देवानंद जो हीरोइंस के पीछे भागते रहते हैं, अच्छा, और ये अशोक कुमार सिगरेट सुलगा के नलिनी जयवंत को इम्प्रेस करते हैं, तो चुपचाप हम भी बीड़ी सुलगा लिया करते थे। अच्छा। अपने फादर की बीड़ी या सिगरेट चुरा के और शीशे के सामने प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। और ऊटपटांग डायलॉग तो अपनी आवाज किसको अच्छी नहीं लगती, तो उस वक्त अपनी पर्सनैलिटी भी अच्छी लगती थी। अच्छा। और लगता था कि कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। तो इसी बात को दिल में ठान कर हमने उस स्कूल के अपने छोटे मोटे नाटकों में हिस्सा लिया। अच्छा। हिस्सा उस स्कूल से शुरू किया जी। और सबसे पहला जो रोल मुझे मिला वो एक हीरोइन का था। अच्छा, स्कूल के नाटकों में? जी हाँ, मैं हीरोइन बन के हीरो को ले जाता हूँ। तो मैंने कहा कोई मुश्किल नहीं है, मधुबाला, मीना कुमारी, नरगिस सबको हमने देख लिया है जी, घोट के पी गए हैं। ऐसा सोच के स्टेज पर आए तो साड़ी थोड़ी खुलने लगी। अच्छा। अब बड़ी मुश्किल हो गई कि ये साड़ी बांधना, तो ध्यान दिया नहीं था क्योंकि हम तो समझ रहे थे कि पर्सनैलिटी है, सब कुछ है, करना क्या है। तो बार बार दूर से वो मास्टर जी इशारा करने लगे कि अबे साड़ी बांध, अबे साड़ी पकड़। तो साड़ी पकड़, साड़ी बांध में सारे डायलॉग तो भूल नहीं थे। अच्छा। और वो लोगों का शोर शुरू हुआ, अबे क्या कर रहा, और वो करते करते 5 मिनट के अंदर पर्दा आ गया जी। तो आप समझ जाइए क्या पर्सनैलिटी होगी। लेकिन वैसे तो आप माशाल्लाह दिखने में अभी बड़े खूबसूरत। और मैं बात कर रहा हूँ, देखिए स्कूल की तीसरी क्लास थी, की तो बात कुछ और होगी। और अभी वो बड़ी अच्छी एक इंग्लिश में कहावत है कि इट टेक्स 20 years टू बिकम एन एक्टर। तो उस वक्त तो वो चैप्टर ही पलट दिया कि ये किसी ने गलत लिख दिया है, वो चैप्टर को उधर मोड़ दिया। मगर आज वाकई 20 साल अपने ऊपर काम करने के बाद, और वो बाकी के साल तो भूल जाइए, स्कूल की मास्टरों की मार और टीचरों की चिल्लाहट और वो सब जो पर्दे बंद हुए हैं उनको खोलना ठीक नहीं है। मगर जब धीरे धीरे स्कूल के बाद कॉलेज में आए, कॉलेज के बाद फिर ये तो लकी मैं आज माइक्रोफोन के सामने बैठा हूँ, रेडियो स्टेशन से दरअसल बच्चों के प्रोग्राम से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई। बहुत अच्छे। सबसे पहले तो यानी ऐसा हुआ कि चुटकुला बोलने में 3 बार बाथरूम जाना पड़ा। तो आप समझ जाइए ट्रेनिंग कहाँ से शुरू हुई। अच्छा। तो हम तो चुटकुला सारे बस में, घर से निकले, बस में बैठे, चुटकुला तैयार कर लिया कि चलो चुटकुला पढ़ देंगे, उसमें होता क्या है। अच्छा। और जैसे ही माइक्रोफोन सामने आया तो पहले तो चाचा चाचा पापा पापा हो गया, और उसके बाद वो कागज की आवाज और इधर की आवाज और बाथरूम का एड्रेस पूछा। तो वहां की ट्रेनिंग से आप समझ जाइए कैसे करते 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 मालूम ये पड़ा कि साहब ये जो सब दिखता है पर्दे पर वो सिर्फ दूर से ही सुहावना और सुनहरा लगता है, इसके पीछे कितना जबरदस्त काम है, कितनी साधना है, कितनी लगन है, वो तो फिर आगे जाके मालूम पड़ा जी। उसके बाद आप जयपुर से बम्बई तशरीफ लाए। हाँ, श्रोताओं को शायद मालूम नहीं है, कहते हैं ना कि बम्बई वीटी पर उतरे। हाँ। तो उस वक्त आपको क्या संघर्ष करना पड़ा और आपकी कौन सी पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें आपके जीवन की शुरुआत हुई? देखिए, जयपुर में था, राजस्थान में, वहां से मैंने मैट्रिक पास किया। अच्छा। मैट्रिक पास करने के बाद जैसे ही वो ट्रेन प्लेटफॉर्म से चली तो मेरे कुछ दोस्त आए थे, माला वाला पहना गए कि ये तो अब गाड़ी में ही उतरेगा। अच्छा। मैंने कहा ये ट्रेन की गाड़ी में नहीं भैया, मैं उतरूंगा बड़ी वाली जो आती है, उस नाम पता नहीं था उस वक्त कौन कौन सी गाड़ियां होती हैं। तो हमने कहा बड़ी वाली जो होगी लेटेस्ट उसी में उतरेंगे। अच्छा। मगर जब उतरे तो बाप ने पहचाना नहीं, प्लेटफॉर्म पे नहीं पहचाना कि वो जो मेरा लड़का गया था वो किधर लौट के आया कि नहीं। तो बम्बई उतरने के बाद पहले तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अच्छा, और उसके बाद लगा कि भाई ये तो अपन हथिया लेंगे। दरअसल बम्बई की एक सबसे बड़ी खासियत है कि ये सिटी बड़ी चैलेंजिंग है। अगर आप में लगन है और आप में दृढ़ आत्मविश्वास है, बिल्कुल, तो और थोड़ी मेहनत, थोड़ी क्या मेहनत तो काफी करनी पड़ती है, अगर कर लें तो यहाँ पे आदमी जरूर कुछ न कुछ बन सकता है। तो फिर आप शुरू में क्या बने? आप ऐसे आपने जो जूनियर आर्टिस्ट। अच्छा। जूनियर आर्टिस्ट बड़ा रेस्पेक्टेबल नाम कहा जाता है, मगर इसका मतलब है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब माचिस की आखिरी तीली। वाह वाह, समझ जाइए आप। तो मैं कम से कम कोई 15-20 चिट्ठियां लेके बड़े बड़े डायरेक्टरों के नाम जी आया था। तो पहले तो मैंने 15-20 दिन तो अपने समुद्र की हवा खाई कि चलो जरा देखें समुद्र कितना बड़ा है, सेहत बनाई, और मैरिन ड्राइवर ये वो सब कर कराने के बाद
दोस्तों को रवाना किया, कुछ दोस्त मेरे साथ आए थे। अच्छा, यहाँ तक छोड़ने आए थे? हाँ कि चलो ये तो शायद बन जाएगा। तो मैं 2-4 बार तो इधर मरीन ड्राइव और चर्च गेट पे खड़ा रहा कि कोई न कोई डायरेक्टर निकलेगा और बोलेगा ये रहा मेरा हीरो। मगर गाड़ियां आती रही, जाती रही। अच्छा। और धीरे धीरे चेहरे का रंग उतरता रहा। तो सबसे पहला काम एक फिल्म थी खोटा पैसा। अच्छा। तो उसमें एक नौशाद साहब म्यूजिक डायरेक्टर जो है, आपने नाम सुना, उनके नाम चिट्ठी थी। उन्होंने एक डायरेक्टर से मेरा परिचय करवा दिया, एम सादिक। जॉनी वॉकर हीरो और श्यामा हीरोइन थी। अच्छा अच्छा। तो डायरेक्टर मेरी तरफ देखा और मन में बिल्कुल हंसा होगा कि ये जो लोटा आया है इसको सीधे कैसा किया जाए। तो मुझे बोले ठीक है भाई, तुम्हारे पास कोई सूट है? मैंने कह दिया हाँ जी है, बिल्कुल है। कुछ नहीं था। तो आप कल सुबह 9 बजे सूट पहन के आ जाइए। अच्छा। मैं आपको सबसे पहला अनुभव बता रहा हूँ। घर पहुंच के चिंता में बैठ गया। रिश्तेदार मेरे मामा जी थे, बोले क्या बात है? मैंने कहा सूट चाहिए। तो मेरी आप हाइट देख लीजिए, 5 फीट 6 इंच थी। तो 5 इंच 1 इंच बड़ी संघर्ष के बाद, स्ट्रगल के बाद अपने आप को लंबा किया। अच्छा। तो मामा जी का सूट, मेरे मामा जी 6 फीट 2 इंच। बोले भाई तुमको मेरा सूट आता हो तो ले जाओ। मैंने कहा आ जाएगा। तो आपने सिगरेटों की वो देखी होगी एडवर्टाइजमेंट, नीचे लकड़ी लगा के जो लोग चलते हैं। अच्छा। अपने पाँव में। तो मैं भी ऐसा ही वो सूट एक उनका मामा जी का इस्त्री करवा के पहन के, अच्छा, ट्राम उस वक्त चलती थी, सीधे बम्बई के स्टूडियो में पहुंचे दादर में। तो डायरेक्टर ने देखा, उसको लगा कि सिगरेट की चलती फिरती कोई नुमाइश आई है। मगर बोले हाँ आ जाइए आप, वो पीछे एक पार्टी का सीन है उसमें खड़े हो जाइए। और 13 दिन में वही सूट पहन के जाता रहा। अच्छा अच्छा। ऐसे करते करते पवार साहब कम से कम 20-25 फिल्मों में मैं जूनियर आर्टिस्ट की हैसियत से रहा। और वो 1 साल ऐसा जबरदस्त बीता कि नानी, मामे, चाचे, जितने रिश्तेदार थे सब याद आ गए। और अब ये मुश्किल हो गया कि ये किस शक्ल से वापस आया जाए। अच्छा, ये और इसके बाद आपको क्या लगा कि फिर से कोशिश करूं? नहीं, इसके बाद मैंने कान पकड़ लिया। मैंने कहा फिल्म लाइन में कभी जाना ही नहीं। और मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। अच्छा। और कॉलेज मैंने बीए तक किया। अच्छा। मगर वो बीए के दौरान ही वो कीड़ा फिर से, आप जानते हैं ना, ये फिल्म लाइन का एक ऐसा शौक होता है कि वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, पनपता है अंदर ही अंदर और किसी को बोलता नहीं। मैं गया सीधा पूना में फिल्म इंस्टीट्यूट खुल गया था। तो वहां पर बाकायदा फिल्म इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने के लिए गया। अच्छा, आपने तो बाकायदा फिल्म इंस्टीट्यूट से तालीम हासिल की है? जी हाँ। और असरानी जी सुनते हैं कि कला तो जन्मजात होती है, लेकिन इंस्टीट्यूट में तालीम पाने से आपने क्या कुछ हासिल किया? जैसे सुर साधना करने की एक ट्रेनिंग होती है। अगर किसी गायक के गले में सुर ही नहीं है तो बड़े से बड़े खां साहब आ जाएं, उसके गले में, उसको गायक नहीं बना सकते, उसके गले में सुर नहीं डाल सकते। तो बेसिक गुण, जिसको अपन इंग्लिश में टैलेंट भी कहते हैं, वो तो होना ही चाहिए। उसको डेवलप किया जा सकता है किसी भी इंस्टीट्यूट में। अच्छा, फिल्म इंस्टीट्यूट की तालीम के बाद जी आपने दोबारा अपना फिल्मी करियर शुरू किया? हाँ जी बिल्कुल। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? नहीं, उसकी शुरुआत तो खैर कुछ मैगजीन्स में छप भी चुका है। ये आत्माराम जी और ऋषिकेश मुखर्जी अपने बम्बई के मशहूर फिल्मी डायरेक्टर्स हैं। ये लोग वहां आते थे नए नए लोगों की तलाश में। तो पहली फिल्म थी एक उमंग, जिसमें आत्माराम जी ने 11 लड़के और 11 लड़कियों को इंट्रोड्यूस किया। अच्छा। दूसरी गुड्डी में जय बहादुरी को ऋषिकेश मुखर्जी ने इंट्रोड्यूस किया। और तीसरी एक फिल्म बनाई थी मोहन सहगल साहब ने, सावन भादो, जिसमें नवीन निश्चल को उन्होंने पेश किया। तो इन 3-4 फिल्मों से दरअसल हिंदुस्तान में लोगों को मालूम पड़ा कि फिल्म इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग के लोग भी सामने आ रहे हैं। तो ये पहली फिल्म में मुझे तो एज एन इंस्ट्रक्टर ले लिया गया। अच्छा। फिल्म का नाम उमंग। आत्माराम जी आए, बोले भाई देखो ये जो 11 लड़के हैं 11 लड़के हैं, इनको आपको एक एक्सरसाइज थी एक्टिंग की, वो सिखानी है। तो मैंने कहा घुस तो जाओ। अच्छा। शायद एक्सरसाइज ये इनकी ट्रेनिंग के सिखाने मुझे भी कुछ दे देंगे। तो 600 रुपए और रेलवे की पास। अच्छा। बोले अंधेरी से चर्च गेट तक आप आते जाते रहिए और इन लड़कों को ट्रेनिंग। तो मैंने कहा इसमें करता हूँ। तो ट्रेनिंग करते 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 फिर उनका ध्यान आकर्षित किया। तो उन्होंने कहा एक आप भी कर लीजिए। तो मैं तो उस वक्त वो एंकर ढूंढ रहा था, कुछ भी कोई किनारा मिल, शुरुआत हो जाए सिलसिला शुरू हो जाए। तो उन्होंने बोला भाई और तो कोई रोल नहीं है। अच्छा। ये हम फिल्म की टेस्ट ले रहे हैं, एक फिल्म की टेस्ट ले रहे थे, कोई कलर फिल्म आई थी, उसमें आप कुछ कपड़े वपड़े पहन के आ जाइए। तो मैं कुर्ता और पैंट और अजीब सा एक उन्होंने मुझे टोपी दी, चश्मा दिया, बोले ये हिप्पी टाइप कुछ करना हो तो कर लीजिए। तो वो सब उसमें शुरुआत करनी पड़ी। उसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी आए गुड्डी फिल्म के लिए, जय बहादुरी को चुनने के लिए। अच्छा। मैं उनके पीछे 5 साल से था। वो बोलते थे औशरा नहीं, हम तुमको जरूर लेगा। मैंने कहा 5 साल हो गए हैं, जब भी मैं उनके घर पे जाता हूँ वो गेट से बोलते थे औशरा नहीं, तुम मिलते रहो, हम तुमको करेगा। वो करते करते फिर भी जब आए तो मुझे लगा ये मुझे ढूंढने आए। बोले नहीं जय बहादुरी कौन है? मैंने कहा वो नहीं, आप 5 साल के बाद भी उनको ढूंढने आए, मुझे कुछ नहीं, तुमको भी देगा एक छोटा सा रोल है, तुम करेगा जूनियर आर्टिस्ट।
का है तो जूनियर आता है हीरो बनने, जूनियर आर्टिस्ट बन जाता है। मैंने कहा वही तो कर रहा हूँ आज 15 साल से, वही तो हो रहा है। अच्छा। और सुपरहिट फिल्म होने से सारी फिल्म लाइन के बड़े बड़े डायरेक्टरों ने इस फिल्म को देखा जया बहादुरी को चुनने के लिए, मगर उनकी नजर मेरे पे पड़ी। बोले ये लड़का भी कौन है? तो करते करते 1 से 5, 5 से 15, 15 से 25 और उसके बाद 50 एक फिल्में हो गई। ये आपने कई फिल्मों में बड़े मशहूर रोल अदा किए हैं। हाँ, एक पिक्चर उसमें हास्य के किए बाकी, मगर उसके बाद धीरे धीरे एक पिक्चर थी मेरे अपने, मैंने एक विलेनिश रोल किया। उसके बाद एक फिल्म थी अभिमान, उसमें अमिताभ बच्चन के सेक्रेटरी का रोल किया, तो वो बड़ा ही सोबर और सपोर्टिंग एक्टर का रोल था। फिर धीरे धीरे तो गुजराती फिल्मों में मुझे बिल्कुल नायक का रोल दिया उन्होंने, हीरो का, सब तरह के रोल किए। तो फिल्म अभिनेता के साथ साथ आपने तो निर्माता और निर्देशक की हैसियत से भी अपनी कुछ दखल रखी है। हाँ, वो फिल्म बना दी चला मुरारी हीरो बनने। तो अब भी आप शायद अपनी कुछ फिल्म निर्माण कर रहे होंगे। एक पिक्चर मैंने आखिरी बनाई थी हम नहीं सुधरेंगे, उसमें मैं सुधर गया। वैसे असरानी जी, आपकी निगाह में हास्य की क्या परिभाषा है फिल्मी जगत में? देखिए, मोटे तौर से तो दरअसल मनोरंजन ही है कि जब दर्शक थिएटर में जाता है तो उसको मनोरंजन मिलना चाहिए। मगर आपने गौर किया हो तो चार्ली चैपलिन अपनी सेंचुरी के बहुत बड़े कॉमेडियन हुए हैं जी। मगर उनकी खासियत क्या थी कि एक रिक्शा वाला भी उनकी फिल्म देख के हंसता था, रोता था, और एक राजा भी अगर बालकनी में बैठा होता था तो उनको भी वैसा ही मजा आता था। चार्ली चैपलिन का कहना यह था कि दरअसल कॉमेडी वो है कि दर्शक को कॉमेडी के वक्त अपने ऊपर हंसी आए, न कि दूसरों पर। मतलब ये जो चरित्र पर्दे पर उटपटांग हरकतें कर रहा है, ये अपने निजी जीवन में हम भी कभी कभी या रोज ही करते हैं, और उसके लिए हम अपने आप को कभी पहचानने की कोशिश नहीं करते। कि दरअसल उन्होंने ये कहा कि कॉमेडी अच्छी वो है कि दर्शक को अपने आप से पहचान करवा दे। असरानी साहब, अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? बाप रे, ये अजीब सा सवाल है। देखिए, एक्टर नहीं होता तो कपड़े की दुकान पे आने जाने वाली बहनों को लट्ठा जरूर बेचता था मैं। मेरे पिताजी ने ये बोला और बार बार बोलते रहे कि भैया ये जो नाच नचनीय लोग हैं ये अपने बस का रोग नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी की कपड़े की दुकान थी, तो बोले कपड़े की दुकान बैठ जा, नहीं तो बहुत अच्छा होता है ये साइकिलों की दुकान पे बैठ जाओ, घंटे भर साइकिल किराए पे देते रहो, तुम बैठे रहो अपने पिक्चर देखना शाम को। मगर धीरे धीरे ऐसा कुछ रुझान होता ही गया, कुछ उत्साह मिलता गया, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं शायद ऐसा है, करके देख लो। तो ट्रेनिंग के बाद दरअसल मालूम पड़ा कि ऐसे कर सकते हैं। मगर मेरे घर वालों ने पूरी कोशिश की कि मैं कपड़े की दुकान पर बैठूं और 6 बजे वापस घर पे आ जाऊं, मगर मैं 6 बजे तो निकलता था घर से और रात को आता था। फिर हम आज बातचीत का सिलसिला समाप्त करते हैं। जी हाँ, आप अपने घर और मैं अपने घर। नमस्कार।